जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार स्टेट के पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4 को देखने वाले हैं। टोटल जो है प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स में 14 दिए गए हैं, जिसमें से 2 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4 को देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से खाली स्थान होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बॉयलर भट्टियों में ताप का जो अंतरण होता है मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है। तो द्रव और गैसों में ताप अंतरण का जो मुख्य कारण है वह क्या है, तो वह है संवहन यानी कन्वेक्शन है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है, इसलिए बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का उपयोग जो है हम लोग दोस्तों माइक्रोवेव ओवन में करते हैं। नेक्स्ट है कि एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपिक तापमान समय आरेख क्या होगा। तो इसका समय आरेख आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूरा जो पीडीएफ का लिंक है दोस्तों वो टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर इसका डिटेल देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक कहां पर दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे चेक कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। वहां पर ये जितना भी मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूं वो जो है दोस्तों मैं टेलीग्राम पर अपलोड उन सारे वीडियो की पीडीएफ लोड कर देता हूं। ठीक है, तो आप वहां से जाकर इसका डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है। तो पेप्टिक अल्सर किस जीव की वजह से होता है, तो यह होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है। तो काला अजार नामक रोग का कारण कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो याद रखेंगे लैसीमेनिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पीसियो यानी रैट फिलिया से संक्रमित होता है। तो कौन सा होता है, तो प्लेग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है। तो कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है, तो याद रखेंगे एन्फ्लुएंजा। एन्फ्लुएंजा जो है खाद्य जनित रोग नहीं है, जबकि एमीबियोसिस खाद्य जनित रोग है, हैजा भी खाद्य जनित रोग है और हेपेटाइटिस ए भी जो है खाद्य जनित रोग है। नेक्स्ट है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य का कितना हो जाएगा इसका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 जूल। शक्ति का मात्रा क्या होता है, यानी शक्ति का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बट्टा समय, यानी पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। नेक्स्ट है यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा संवेग बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या रिलेशन होता है, तो पी स्क्वायर बाई कितना होता है, यह 2m होता है। तो अगर हम इसका तिगुना संवेग कर देंगे, तो तिगुना अगर संवेग कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग कितना होगा, तो यह योग होगा स्थिर रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है। तो इजी सवाल है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो वस्तुएं पानी में तैरती हैं। नेक्स्ट है जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है।
इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो इसे हम लोग आर्किमिडीज सिद्धांत के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या है? तो दाब का जो विमा सूत्र है वह क्या है दोस्तों? तो यह है ml-1 T-2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व घनत्व खाली स्थान होता है। तो शुद्ध पानी का घनत्व और लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यह होता है से कम होता है। नेक्स्ट, न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्व खाली स्थान को हैलोजन के साथ रखा गया था। तो न्यूलैंड के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाया गया था उसमें तत्वों को, कौन सा तत्व था दोस्तों? याद रखेंगे CO यानी कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ इसमें रखा गया था। नेक्स्ट है, डोबेरीनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस त्रिक का दूसरा सदस्य है, तो इस त्रिक का जो दूसरा सदस्य है वह कौन सा है? याद रखेंगे आर्सेनिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को खाली स्थान और क्षैतिज पंक्तियों को खाली स्थान कहा जाता है। तो लंब रूप वाला जो स्तंभ है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है समूह यानी ग्रुप कहा जाता है, और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त यानी क्या कहा जाता है? पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन की उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कन्वेक्स मिरर का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन की 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोक्सीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो आपसे हाइट पूछा जा रहा है कि इस प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होगा? तो इस प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा -2.4 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के खाली स्थान पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। तो कहां पर यह रखा जाएगा वस्तु को? जब प्रतिबिंब उसका अभिवर्धित, आभासी यानी काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो यह बनेगा दोस्तों कब? जब F1 और O के मध्य हो। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो दूर की वस्तुएं जो है दोस्तों स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है उस व्यक्ति को, तो उसे कौन सा दोष है? तो वह है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और दूरदृष्टि की अगर हम बात करें तो दूरदृष्टि में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गति का तीसरा नियम खाली स्थान और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो याद रखना है, स्थिति और वेग के बीच संबंध स्थापित करता है कौन? गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट है, 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? प्रतिघाती वेग आपसे पूछा जा रहा है। तो पिस्तौल का जो प्रतिघाती वेग होगा वो होगा -2.4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल खाली स्थान के समान होता है। तो यह किसके समान होता है? तो वस्तु का वजन के यह क्या होता है? समान होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन की एक वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और वेग जो है 60 मीटर पर सेकंड है। वस्तु का संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर कल भी मैंने आपको बताया था क्या होता है? m इंटू भी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 85 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 5 छक 30 हो जाएगा, 8 छक 48 51, यानी ये कितना हो जाएगा? तो 5100 कितना हो जाएगा? 5100 kg मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्लेटनरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? तो केपलर के नियम के बारे में पूछा जा रहा है, किस बॉडीज के लिए? तो प्लेटनरी बॉडीज के लिए। कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है कि कक्षीय यानी ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। यह बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों क्या? अपकेंद्रीकरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण होगा। तो आपने पढ़ा होगा फोर्स बराबर मास इंटू क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ये कितना है? 21। और ये कितना है? मास इसका कितना दिया हुआ है? 3 किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन अगर हम यहाँ से निकाले तो ये कितना हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का जो विस्थापन होगा दोस्तों वह कितना होगा? तो वस्तु का विस्थापन भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है, गति की निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधी यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कौन सा है? तो यह है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है? तो इकोकार्डियोग्राम जो है दोस्तों किससे यह संबंधित है अधिक नजदीकी से? तो डॉपलर इफेक्ट से यह संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पराध्वनि। पराध्वनि का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे जो है खाली स्थान तरंगे हैं। तो ध्वनि जो तरंगे हैं कैसी तरंगे हैं आपको याद रखना। असत्य पूछा जा रहा है तो विद्युत चुंबकीय यह तरंग नहीं है, जबकि ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो यह अनुदैर्ध्य तरंग है, यांत्रिक तरंग है, ये याद रखना है। असत्य आपसे पूछा जा रहा है तो ध्वनि जो तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्रकाश कैसा है? ठीक है, प्रकाश जो है यह जो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, याद रखना है आपको। तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग खाली स्थान तक होती है। तो मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा होती है दोस्तों वह कितना होता है? याद रखेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यानी यह क्या होता है दोस्तों? यह अम्लीय होता है और अम्ल क्या काम करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, तो याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, यह बिल्कुल गलत दिया गया है। जबकि फेनोप्थेलिन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, बिल्कुल सही है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, बिल्कुल सही है। और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये तो परफेक्ट है। नेक्स्ट है 41 नंबर, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो धातु अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न करता है? याद रखना लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे खाली स्थान अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसमें उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया उसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसे जो है अष्टक संख्या के रूप में क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। तो एथेन में जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु से कितना परमाणु बंधा होता है? तो याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 कार्बन परमाणु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एथेनॉल का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है कि एथेनॉल का सूत्र क्या होगा? तो एथेनॉल का सूत्र होगा C2H5OH। ये एथेनॉल का सूत्र है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है? तो वह कौन सा प्रक्रिया है? तो वह है इलेक्ट्रोलाइसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में जो होता है माता पिता का योगदान होता है अपने जीन्स का आधा हिस्सा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम की संख्या इसमें कितना होता है? इजी सवाल है। तो क्रोमोसोम की इसमें जो संख्या होता है वो होता है 46, यानी 23 जोड़ा पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो खाली स्थान में विकसित हुई है। तो जो कहां पर विकसित हुई है ये आपसे पूछ रहा है, तो यह अफ्रीका में विकसित हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उदयन, यानी जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती है तब पूछा जा रहा है, में योगदान नहीं करता है? तो निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उदयन में योगदान नहीं करता, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी विकास।
जबकि अनुवांशिक प्रवाह, विभिन्नता और भौगोलिक पार्थक्य ये जो है जाति उद्भयन उद्ययन में क्या करता है दोस्तों, ये सब योगदान करता है, जबकि अपसारी विकास जो है इसमें योगदान नहीं करता है। नेक्स्ट है 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा कितना यूनिट है ये आपको बताना है। तो अगर 100 वाट का बल्ब 8 घंटे जलता है तो कितना बिजली यूनिट उठेगा दोस्तों, तो याद रखना है 0.8 यूनिट जो है बिजली इसमें उत्पन्न होगा। कैसे निकाला गया है, तो 1000 8 गुने कितना करना है 100 और उसको क्या करना है 1000 से डिवाइड देंगे तो ये निकलेगा 0.8 यूनिट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 240 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी। पावर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका पावर क्या होगा, तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 144 वाट इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। और पावर कैसे निकाला जाता है, पावर बराबर होता है क्या होता है दोस्तों, याद रखना है V इंटू आई होता है पावर बराबर। V हमारा कितना है 240 है और करंट हमारा कितना है 0.6 एम्पियर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 वाट। नेक्स्ट है यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 24 वोल्ट होगा। तो कैसे निकाला गया है इसका जो डिटेल है दोस्तों पीडीएफ में आप जाकर देख लेंगे। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ 24 वोल्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, तो किसी परिपथ में जो विद्युत प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण क्या होता है, संभव होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है, तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो याद रखना है कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता, बिल्कुल सही है। कोर में किसी पदार्थ की हानि नहीं होती, यह भी सही है। और कोर में अनंत पारगम्यता यानी चुंबकशीलता होती है, यह भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका सभी जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है, तो यह किसके द्वारा संचालित होता है, तो यह होता है फैराडे के नियम के द्वारा यह संचालित होता है। नेक्स्ट है किसी एलसी परिपथ यानी एल प्रेरक तथा सी कैपेसिटर में दोलन की आवृत्ति खाली स्थान होता है। पूछा जा रहा है दोलन की आवृत्ति क्या हो जाएगा एलसी परिपथ, तो इसमें दोलन की आवृत्ति होगा 1/2 पाई रूट अंडर एलसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति है, तो भारत में बिजली की जो प्रचालन आवृत्ति है वह कितना है दोस्तों, तो यह है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है, तो कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है, तो आधा घूर्णन के पश्चात होता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया यानी जीवाणु। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है, थैलोफाइटा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है थैलोफाइटा नहीं है, तो कौन सा पौधा नहीं है, तो ये याद रखना है फ्यूनेरिया जो है वो थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, जबकि यूलोथ्रिक्स, कारा और उल्वा ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले क्या है दोस्तों पौधे हैं। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में खाली स्थान नहीं होता है, तो इसमें क्या नहीं होता, तो इसमें पुष्प नहीं होता, जबकि पत्ते, जड़ और तना इसमें पाया जाता है। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नेम क्या है, तो गेहूं का आपसे बॉटनिकल नेम आपसे पूछा गया है कि क्या होता है, तो यह होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है। तो मुकुलन द्वारा जनन कौन करता है दोस्तों, तो यह करता है कौन, ईस्ट। ईस्ट में जो जनन होता है वह मुकुलन के द्वारा होता है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर 64 का क्या होगा, 6। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है यानी हेट्रोजीनस मिक्सचर है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो यह कौन सा है, तो दूध। दूध कैसा है, विषमांगी मिश्रण है, याद रखेंगे। जबकि पीतल, पानी में चीनी का घोल और वायु ये क्या है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है, तो वह कौन सा है दोस्तों,
तो करेक्ट आंसर की बात करें तो वह है स्थिर अनुपात का नियम। यह क्या कहलाता है? स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है, उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। पहले भी ये सब क्वेश्चन आ चुका है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के सिद्धांत को क्या किया गया था? प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 27 है। एल्यूमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी है? तो मौजूद अणुओं की संख्या इसमें कितना होगा? याद रखना है, 2 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बने हैं? तो यह किसने बताया था? तो यह बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे बर्जिलियस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है? तो 1 अक्षर होता है क्लोरीन, Cl से डिनोट किया जाता है। कार्बन 1 अक्षर का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैल्शियम क्या होता है? Ca होता है। ठीक है, Cu का क्या होता है? ये कॉपर होता है। तो 1 अक्षर से पूछा जा रहा था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य होता है प्रति द्रव्य कण, यानी प्रति द्रव्य कण का अर्थ है एंटी पार्टिकल कहा जाता है, तो यह है पॉजिट्रॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है एन कोष में? करेक्ट आंसर की बात करें तो यह होता है कितना? 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? 2 पे पावर n स्क्वायर। एन का कितना होता है? एन का होता है 4। तो अगर हम यहाँ पे 4 रख दे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 दूना कितना होता है दोस्तों? 32 होता है। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका खाली स्थान बदल जाता है। तो इसका अगर न्यूट्रॉनों की संख्या को हम बदल देंगे तो इसका क्या बदल जाएगा? तो इसका बदल जाएगा समस्थानिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? आयनिक यौगिकों का पूछा जा रहा है, यानी आयोनिक कंपाउंड का आपसे गुण पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो यह गुण क्या है? इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। VBI सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है, खाली स्थान में विकिरण यानी डिफ्यूजन अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो डिफ्यूजन जो है अत्यधिक तीव्रता से किसमें होता है? ये आपसे पूछा जा रहा था। ये होता है गैसों में। गैसों में जो डिफ्यूजन होता है अत्यधिक तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी कॉर डेटा खाली स्थान। तो सभी कॉर डेटा क्या होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी कॉर डेटा जो होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है। यह स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, जबकि सभी जो कॉर डेटा होता है में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है, बिल्कुल सही है। टिलोमेर होते हैं, बिल्कुल सही है। और मेरुदंड भी होता है, बिल्कुल सही है। जबकि डिप्लोब्लास्टिक इसमें नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो मैमल्स से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। करेक्ट आंसर होगा, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। यह गलत है। कितना होता है? 4 होता है। समान स्तनधारियों के बाल होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है, बिल्कुल सही है। और कुछ स्तनधारी जो है अंडे देते हैं, जैसे प्लेटिपस हो गया, ये अंडा देता है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर आपसे पूछा जा रहा था कि कौन गलत है, तो सी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे जो छोटी इकाई होती है कौन सी होती है? सेल यानी कोशिका होती है। नेक्स्ट है, वेसल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह होता है गोल्गी काय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो कौन सी झिल्ली भरी होती है? तो यह है लाइसोसोम, सॉरी लाइसोजाइम बोल रहा हूं मैं, लाइसोसोम। नेक्स्ट है, गैर हरित वनस्पति निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्लोरोफिल की इसमें कमी होती है। नेक्स्ट है, गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसी एक की वजह से होता है, किसके कारण होता है? ये आपको बताना है। तो यह होता है कैरोटीन के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? तो वसा संग्रहण के लिए वसा ऊतक यानी फैटी जो टिश्यू है वह उत्तरदायी होती है, यानी विशिष्ट होती है, याद रखेंगे। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो किसमें वर्गीकृत, किसको छोड़कर सभी प्रकारों में वर्गीकृत
वर्गीकृत किया गया यानी बांटा गया है, तो याद रखने बेलनाकार। बेलनाकार को छोड़कर सभी प्रकारों में क्या किया गया, इसको वर्गीकृत किया गया है सरल उपकला उत्तक को। घनाकार होता है, स्तंभाकार भी होता है और सल्की भी होता है। नहीं होता है तो कौन सा, बेलनाकार इसमें नहीं होता। नेक्स्ट है मृदुत्तक और स्थूल उत्तक, खाली स्थान उत्तकों के प्रकार हैं। तो यह कौन से उत्तकों के प्रकार हैं, तो यह है सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तनों के विकास में मदद करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो कौन सा है वो हार्मोन, तो वह है जिब्रेलिन्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 86 का डी। नेक्स्ट है पौधे के किस अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो धनात्मक अनुवर्तन, प्रकाशन अनुवर्तन कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वह है एटीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखेंगे ये फुल फॉर्म। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन खाली स्थान के द्वारा होता है, तो यह किसके द्वारा होता है, तो यह रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वह है स्पीसीज यानी जाति। नेक्स्ट है किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस प्रक्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं दोस्तों, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोडायलिसिस। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, तो न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, तो डेंड्राइट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो आयोडीन आवश्यक होता है। नेक्स्ट है मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका भस्मीकरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सुपोषण नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ओजोन का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो O3 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट है पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, VBI सवाल है दोस्तों। तो यह जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह आता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है, यानी इसके अंतर्गत यह आता है। और सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। ऊर्जा का अक्षय स्रोत आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, तो नाभिकीय विखंडन जो है ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। तो दोस्तों ये था सेट 3 हमारा। तो वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पर जो हमारे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर क्या होती रहे दोस्तों, मिलती रहे। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग सेट 4 को डिस्कस करते हैं। ये पूरा डिटेल दिया गया PDF में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे और इसका पूरा डिटेल वहां पे दिया गया, आप देख सकते हैं इसको। तो सेट 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण है मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है, इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर, ये सभी पर निर्भर करता है विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का अच्छा चालक इसे माना जाता है। नेक्स्ट है वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। तो वह तापमान कौन सा कहलाता है, तो वह कहलाता है गलनांक यानी मेल्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट है जल का वाष्पीकरण होता है। तो जल का जो वाष्पीकरण होता है दोस्तों वह होता है समस्त तापमानों पर जल का
वाष्पीकरण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, VVI ये सवाल है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स एक प्रकार के खाली स्थान के कारण होता है, तो एंथ्रेक्स नामक जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो यह होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है, सही नहीं आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो एड्स HIV से होता है बिल्कुल, मलेरिया प्लाज्मोडियम से, टीबी जो होता है माइको बैक्टीरियम से होता है, हैजा जो होता है या इन्फ्लुएंजा से नहीं होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलाइजर सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है, तो प्रशांतक जो है दोस्तों सामान्यतः इनमें से किस रोग के विकार रोग या विकार के लिए दिया जाता है, तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंता। नेक्स्ट इबोला है, तो इबोला क्या है दोस्तों, तो इबोला पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र औषधि चक्रण प्रकार का होता है, तो औषधि चक्रण प्रकार का कौन सा भू रासायनिक चक्र होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह होता है फास्फोरस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना है 20,000 जूल है, तो लागू किया जाने वाला बल क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि बल कितना होगा, तो यह बल कितना होगा, तो यह हो जाएगा 5 न्यूटन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, तो किए गए कार्य की दर क्या कहलाता है, तो किए गए कार्य की दर कहलाता है शक्ति। पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन बाई क्या होता है दोस्तों, टाइम होता है। नेक्स्ट यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग को दुगना हो जाता है तब इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो अगर आपने वेग को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा खाली स्थान के रूप में संग्रहित हो जाता है, तो जो हस्तांतरित ऊर्जा होता है किसके रूप में संग्रहित हो जाता है, तो यह होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। नेक्स्ट है पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह कहलाता है उत्प्लावन बल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जहाजों की गति में वृद्धि खाली स्थान पर आधारित होती है, तो जहाजों की गति में जो वृद्धि होती है वह किस पर आधारित होती है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट है दाब को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फोर्स के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर, सॉरी गलत है यहाँ पे, दाब और दाब को प्रेशर पूछा जा रहा है ना, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। सॉरी दोस्तों वो बल का मैंने बता दिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, दाब को जानते हैं। यानी प्रणोद यानी थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल ये क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। और फोर्स बराबर कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, याद रखें। नेक्स्ट निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं, तो बादल आकाश में किसके कारण तैरता है, तो निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते हैं। नेक्स्ट तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किसने किया था, याद रखना है दमित्र मेंडलीव के द्वारा यह किया गया था। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया गया, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इसे क्या किया गया था, व्यवस्थित किया गया था। नेक्स्ट है खाली स्थान तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो लिथियम तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर 20 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है कि एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किस दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, तो इसमें हम लोग उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, तो एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी, तो अपवर्तन के बाद ये कहां से निकलेगा, यह निकलेगा मुख्य अक्ष के समानांतर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में दूर की वस्तुएं तो उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन पास की वस्तुएं जो है दोस्तों उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और इसकी रोग के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल लेंस का, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है, तो गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, ये अवधारणा है गोलीय दर्पण का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे जाना जाता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम, यह कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है बल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी फोर्स। m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है का संवेग क्या हो जाएगा? तो संवेग बराबर हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसका मास कितना है? m/2 है और वेलोसिटी कितना है? 2 भी है। ये कट गया तो कितना हो जाएगा? इसका संवेग m भी ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रहों के गति की नियम की खोज किया गया था केपलर के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो कौन सा परिवर्तित होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दिशा जो होता है परिवर्तित होता है, जबकि द्रव्यमान, संवेग और गति ये क्या रहता है? स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण क्या हो जाएगा? तो अभी हम लोगों ने देखा था फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमारा 20 न्यूटन, मास है हमारा 10 केजी, एक्सेलरेशन अगर यहाँ से निकाले तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का क्या? डी। नेक्स्ट है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो क्या होगा? 32 का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या हो जाएगा? इसमें शून्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गति के समीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बिल्कुल सही है। v बराबर u प्लस at ये भी सही है, ठीक है। और 2s बराबर क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यह भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर आपसे पूछा जाता है तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये जो है गलत है, जबकि ये क्या है? तीनों सही दिए गए। नेक्स्ट है, सोनार का पूरा नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सोनार का पूरा नाम क्या इसे कहा जाता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यह सोनार का पूरा फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है टोन यानी स्वर या तान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंग की विशेषता के बारे में पूछा जा रहा सवाल, कौन सा नहीं है? तो आयाम है ध्वनि की विशेषता, गति भी है, समय अवधि और आवृत्ति भी विशेषता, घनत्व जो है ध्वनि की विशेषता नहीं है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है इसमें गलत दिया गया। तो 38 की अगर हम बात करें तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनमें स्वाद नमकीन होता है। स्वाद में क्या होता है? यह खट्टा होता है, न कि नमकीन होता है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट गलत दिया गया था। और भी देख लेते हैं। प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, जैसे कौन सा पदार्थ? जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है, बिल्कुल सही है। सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल है, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? बेस का आपसे पूछा जा रहा है कौन सा गुण नहीं है? तो याद रखना है, स्वाद खट्टा, स्वाद कड़वा होता है, इनका स्वाद जो होता है कड़वा होता है। यह जो है दोस्तों स्टेटमेंट जो है गलत इसमें दिया गया। वे अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते, बिल्कुल सही है। वे लाल लिटमस को नीला कर देते, बिल्कुल सही है। वे नीले लिटमस को एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर गलत है, गलत पूछा था, सॉरी। ये पूछा जा रहा है अम्ल के बारे में, तो सॉरी। वे नीले लिटमस, वे लाल को नीले में परिवर्तित कर देते, बिल्कुल सही। वे नीले लिटमस को लाल में, ये स्टेटमेंट गलत है, सॉरी दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है कि नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो ये एसिड का काम है, ना कि यह बेस का काम है। उनका स्वाद कड़वा होता है, बिल्कुल। इनका जो क्षार का जो स्वाद होता है वो क्या होता है? कड़वाता है। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बता दिया यहाँ पर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो कौन सा लवण निम्नलिखित में से अम्लीय है? तो याद रखना, मैग्नीशियम सल्फेट का जो लवण है होता है वह अम्लीय होता है। नेक्स्ट है, एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों योगात्मक अभिक्रिया।
नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान है लेकिन CH2 समूह भिन्न है कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है समजातीय श्रेणी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नीचे दिए गई संरचना को दर्शाए गए यौगिक का नाम बताना। तो यह क्या है? तो C6H6 है, याद रखना है। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो बेंजीन के नाम से जानते हैं। और बेंजीन को और कौन से नामों से हम लोग जानते हैं? तो ये बेंजीन यहाँ दिया ही हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। साइक्लोहेक्सीन जो होता है उसे हम लोग बेंजीन के नाम से जानते हैं, याद रखना है। इसका बेंजीन का और नाम क्या है? साइक्लोहेक्सीन, हेक्सेन नहीं, हेक्सीन याद रखना है। अल्कोहल में क्या होता है? तो अल्कोहल में पूछा जा रहा है कि आपसे क्या होता है अल्कोहल में? तो याद रखना है कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को कहा जाता है। तो धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गुणसूत्र किससे संबंधित होता है? तो आनुवांशिक लक्षणों के संचालन से संबंधित होता है। कौन सा दोस्तों? गुणसूत्र। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिड जुड़ते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में क्या होता है? क्रोमोसोम क्रोमैटिड से क्या होते हैं? जुड़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव जाति के आनुवांशिक मूल यानी जेनेटिक रूट्स कहाँ मौजूद होते हैं? तो जेनेटिक रूट्स जो होते हैं कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो यह मौजूद होता है अफ्रीका में। कहाँ मौजूद है? तो यह है अफ्रीका में मौजूद है दोस्तों। 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक विकास से। नेक्स्ट है, मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। वस्तु द्वारा समय टी में पार की गई दूरी खाली स्थान के अनुपातिक होगी। तो यह किसके अनुपातिक होगा? तो टी पे पावर 3/2 के अनुपातिक होगा। नेक्स्ट है, आरेख क्या प्रदर्शित करता है? तो आरेख यहाँ पर दिया गया है, यह क्या प्रदर्शित करता है? तो खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति यानी रैंडम मोशन को यह रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित कौन सा है इसमें से? 52 का है जनरेटर। जनरेटर कैसे कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? तो ट्रांसफार्मर का मूल अवयव कौन सा नहीं है? तो परस्पर अभिवाह जो है ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं, जबकि कोर, द्वितीयक कुंडलन और प्राथमिक कुंडलन ये ट्रांसफार्मर का मूल अवयव है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, मेरे द्वारा किया गया मेहनत अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट है, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो यह किसने बताया था? तो यह बताया था जेम्स मैक्सवेल ने। करेक्ट आंसर की बात करें तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स मैक्सवेल। किसी ज्वावक्रीय वोल्टता स्रोत में श्रृंखला के रूप में जोड़े गए संधारित्र तथा प्रतिरोधक पर विचार करें। संधारित्र के आर पार की वोल्टता प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टता की तुलना में थीटा डिग्री कोण तक पश्चगामी। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। थीटा का मान है +90 डिग्री। नेक्स्ट है, शक्ति कारक यानी पावर फैक्टर का अधिकतम मान खाली स्थान होता है। तो पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है? इकाई होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। चालक पर आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के परिमाण पर निर्भर करता है। यह भी बिल्कुल सही है। चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। बिल्कुल गलत है। चालक पर जो आरोपित बल होता है विद्युत धारा की दिशा पर, यह क्या करता है दोस्तों? निर्भर नहीं करता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोडस के बारे में गलत है? राइजोडस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है? तो इनकी संरचना और कार्य संवहनीय भूपादप के मूल रोम के समान होते। बिल्कुल, यह तो सही है। यह ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मल की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभारें। बिल्कुल सही है। इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है। यह स्टेटमेंट इसमें जो दिया गया है दोस्तों गलत दिया गया है कि इसमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है। वे विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना होती है। यह स्टेटमेंट सही है। खाली स्थान संवहनीय ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे हैं। तो पहला
जमीनी पौधा कौन है जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है? तो यह है दोस्तों कौन सा, तो यह है टेरिडोफाइटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 5 पौधे के 5 वर्ग हैं, याद रखना है आपको कौन सा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है? तो वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों आवृत्ति बीज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो शैवाल किस समूह के अंतर्गत आता है, तो यह आता है थैलोफाइटा के अंतर्गत। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है, तो पादप जगत का एम्फीबिया इसे कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, तो याद रखना है कौन सा शामिल इसमें नहीं है, तो कोलाइड पदार्थ इसमें शामिल नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह खाली स्थान के नियम के साथ सहमति में है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात, स्थिर समानुपात। नेक्स्ट है Al2SO4 का होल था, इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, ये पूछा जा रहा है कि इसमें ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो इसमें 56.1%। पीडीएफ में पूरा डिटेल दिया गया, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मोल का सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? तो मोल का सही परिभाषा आपसे पूछा जा रहा है 66 का। तो याद रखना है कि यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। या तो इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 इंटू 10 पे पावर 20 परमाणु होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, बिल्कुल यह गलत है। यह पदार्थ, सॉरी एक मिनट दोस्तों, 66 की अगर हम बात करें तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हाँ, तो यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, यह तो बिल्कुल सही है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 इंटू 10 पे पावर 20 नहीं 23 परमाणु होता है, सॉरी 23 परमाणु इसमें होता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। बी जहां जहां है वो गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, और सभी तो सही हो नहीं सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, बिल्कुल यह सही है। इसमें दिए गए पदार्थों में 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 अणु होते, बिल्कुल यह सही है। बी गलत था, सॉरी मैंने देखा नहीं वहां, मुझे लगा वहां 23 है, इसलिए मैंने उससे सही बोल दिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है, तो नेट आवेश के साथ एक उप परमाणिक कण जो ऋणात्मक है वह एक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या खाली होती है, तो तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह होता है कितना दोस्तों, 18 बताया था मैंने क्या होता है, कैसे निकालता है। एन इक्वल टू क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो ये 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो द्रव्यमान में अंतर पूछा जा रहा है, समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या है दोस्तों, इसी कारण द्रव्यमान में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयोनिक यौगिक का गुण नहीं है? आयोनिक यानी आयोनिक कंपाउंड का आपसे पूछा जा रहा है कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, याद रखेंगे, कम गलनांक और क्वथनांक। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, दोनों हाई होता है, ना कि कम होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो गैस जो है सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यह प्रक्रिया कहा जाता है डिपोजिशन। और ठोस जो गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। जैसे कपूर हो गया, कैंफोर के नाम से जिसे आप लोग जानते हैं, तो कपूर क्या आता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये याद रखना है, वे असममित होते हैं, यह विशेषता नहीं है, ये गलत है। वे त्रिस्तरीय यानी ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, बिल्कुल सही है। वे सिलोमेट होते हैं, बिल्कुल सही है। उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है, बिल्कुल यह सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो मार्सुपियल्स का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह है कंगारू। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्महत्या यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली से कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइबोसोम बनाते हैं, तो राइबोसोम क्या बनाता है, तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो जोहानस
इवांजेलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था। शॉर्ट नाम ही याद रखना है, पुरकिंजे के द्वारा प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया था। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में को खाली स्थान द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। तो क्लोरोफिल को जो है याद रखेंगे दोस्तों, को केवेंतु और पेलेटियर के द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। नेक्स्ट है पौधे का हरा रंग खाली स्थान की उपस्थिति के कारण होता है। तो क्लोरोफिल के कारण होता है, बचपन से ही पढ़ते हैं। 78 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट है कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। तो किसे छोड़कर याद रखेंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें तो ग्रंथिल उत्तक को छोड़कर। 79 का क्या हो जाएगा, 79 का बी होगा। नेक्स्ट है उपकला उत्तक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं, तो वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों सल्की। पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पादप यानी प्लांट टिश्यूज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा गलत है। याद रखना जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, यह स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया है। जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है, बिल्कुल सही है। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, यह भी बिल्कुल सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा, तो ऑक्सीजन जो है एक पादप हार्मोन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। पिछले वाले सेट में भी यह क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, तो बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर किस प्रक्रिया के द्वारा निकलती है, तो ये निकलता है एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 84 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है, तो पानी के वाष्पीकरण को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, तो किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, तो याद रखना मेटाजोआ। मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत क्या किया गया है दोस्तों, वर्गीकृत किया गया है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 86 का बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो श्वसनिका जो है मानव उत्सर्जन यानी ह्यूमन एस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो याद रखना है BMT बोन मसल को टेंडन जोड़ता है और BBL इसको बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है। तो लिगामेंट का हिंदी क्या होता है, तो लिगामेंट का हिंदी होता है अस्थि बंध। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है, पशु हार्मोन आपसे पूछा जा रहा है कि पशु हार्मोन इसमें से कौन सा है, तो इंसुलिन जो है एक पशु हार्मोन है। नेक्स्ट है गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है, तो गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है नर युग्मक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी मृदा के पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटास और चूने से समृद्ध है, तो कौन सी मृदा है जो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटास और चूने से समृद्ध है, तो उस मृदा का नाम है दोस्तों काली मृदा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट लाइकेन एक ऐसा जीव है जो खाली स्थान की चेतावनी देता है, तो वायु प्रदूषण की क्या करता है, यह चेतावनी देता है। करेक्ट आंसर 92 का क्या होगा बी। नेक्स्ट इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है, तो कौन सा पर्यावरण संबंधी जो है चिंता का विषय नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में वृद्धि यह चिंता का विषय, ग्लोबल वार्मिंग भी चिंता का विषय, प्रदूषण स्तर का बढ़ना यह भी चिंता का विषय, ओजोन परत का बढ़ना जो है दोस्तों यह चिंता का विषय नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है वो प्राकृतिकों में रेफ्रिजरेटर में होता है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली खाली स्थान गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है, तो कौन सा निकलता है गैस इससे, तो इससे निकलने वाला जो गैस है क्लोरीन। क्लोरीन गैस ओजोन परत के लिए क्या होता है दोस्तों, हानिकारक होता है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे शॉर्ट फॉर्म में BSI कहा जाता है, लुप्त प्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है, तो यह किस नाम से प्रकाशित करता है, तो यह रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है, तो सूर्य का प्रकाश अक्षय संसाधन है, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में इसे जाना जाता है, तो बारहसिंगा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से होने वाली हानि,
क्या होता है दोस्तों? तो यह होता है अस्थिर आपूर्ति होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू।